विकास की पाठशाला की फाइनल टच सीरीज में फिर से मैं आपका स्वागत करता हूं। फाइनल टच सीरीज में हमने 3-4 क्लासें कर चुकी हैं। यहाँ पे 12 टॉपिक्स लिखे हुए हैं। आज हम लोग राज्य की नीति निर्देशक तत्व से संबंधित पीवाईक्यू का चर्चा करेंगे और इसके पीछे की अवधारणाओं को समझने की कोशिश करेंगे ताकि आपके आगामी जो परीक्षा है उसमें आपको इससे मदद मिल सके। चलिए, तो आज राज्य की नीति निर्देशक तत्व से संबंधित कुछ सवाल कर लेते हैं। तो पहला सवाल है, भारतीय संविधान के अंतर्गत धन का केंद्रीकरण या संकेंद्रण किसका उल्लंघन करता है? देखिए, राज्य का कर्तव्य है कि वो सामाजिक आर्थिक न्याय स्थापित करे। ठीक है, हमारे राज्य का, सरकार का, शासन का ये कर्तव्य है कि वो सामाजिक आर्थिक न्याय स्थापित करे। धन के केंद्रीकरण होने से आर्थिक न्याय का उल्लंघन होता है ना? या फिर हमको अपेक्षित सफलता नहीं मिली न्याय में, तो धन के केंद्रीकरण होने से आर्थिक न्याय का उल्लंघन होता है। आर्थिक न्याय स्थापित करना राज्य का कर्तव्य है। तो यहाँ पे और राज्य का कर्तव्य का उल्लेख डीपीएसपी में है, राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों में है कि राज्य या सरकार ऐसी सामाजिक व्यवस्था बनाएगा जिससे धन का संकेंद्रण, अहितकारी संकेंद्रण ना हो। सर्वसाधारण के संदर्भ में अहितकारी संकेंद्रण ना हो। तो ये धन का अगर केंद्रीकरण होता है तो राज्य के नीति के निर्देशक तत्व का उल्लंघन होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको इसमें ये समझना है, ये अब ये नीति निर्देशक तत्व ये राज्य का कर्तव्य है, मतलब ये राज्य का क्या है, एक नैतिक कर्तव्य है। नैतिक कर्तव्य का मतलब है कि ये बाध्यकारी नहीं है, मतलब ये वाद योग्य भी नहीं है, मतलब इसमें आप इसके उल्लंघन पर कोर्ट नहीं जा सकते कि धन का केंद्रीकरण हो रहा है तो राज्य फेल हो गया, ऐसा नहीं है। राज्य प्रयास करेगा, है ना? राज्य प्रयास करेगा सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय स्थापित करने का, उसके लिए ऐसी नीति बनाएगा। अगर वो थोड़ा बहुत असफल होता भी है तो उसके लिए आप न्यायालय नहीं जा सकते। ठीक है, इस अवधारणा को आपको याद रखनी है। और अगर इसके लिए डेडिकेटेड आप आर्टिकल जानना चाहते हैं तो ये अनुच्छेद 39 के क्लॉज ग में लिखा हुआ है। धन का सर्वसाधारण के हित में धन के केंद्रीकरण को रोकना राज्य का नैतिक कर्तव्य होगा। भारत के संविधान का कौन सा भाग कल्याणकारी राज्य के आदर्शों की घोषणा करता है? अब ऑब्वियस सी बात है कि हम अभी डीपीएसपी की ही पढ़ाई कर रहे हैं, उसी की मैं अभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा रहा हूँ। तो ये इसका आंसर राज्य की निर्देशक तत्व ही होगा। लेकिन मैं यहाँ पे बताना ये चाहता हूँ कि राज्य का ही कर्तव्य है कि भारत को कल्याणकारी राज्य के रूप में परिणित करे। ठीक है, इसके लिए वह ऐसी सामाजिक आर्थिक नीति लागू करे जिससे जन कल्याण हो। अब ये आर्टिकल 38 में लिखा हुआ है, इसीलिए आप इतना वेलफेयर स्कीम देखते हैं। राज्य आपको शिक्षा, स्वास्थ्य, समाज कल्याण की योजनाएं, पेंशन योजना इतनी सारी चलाती हैं। ये सब कल्याण के लिए ही है, क्योंकि यहाँ पे अभी बुनियादी ज़रूरतें भी लोगों की पूरी नहीं हुई हैं। इसलिए सरकार का ये दायित्व है कि कम से कम मानव विकास के लिए, मानव की आजीविका चलाने के लिए बुनियादी जो ज़रूरत है वो आपको उपलब्ध कराएं। तो राज्य इसके लिए प्रयास करता है। और फिर मैं बताया कि राज्य का ये अगर दायित्व है, नैतिक जिम्मेदारी है, तो ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व में इसका उल्लेख होगा।
ठीक है। ऐसा कोई भी क्वेश्चन ऐसा आएगा तो राज्य की नीति निर्देशक तत्व, जो राज्य के लिए क्या है, एक मार्गदर्शिका है। राज्य को, राज्य का वो क्या है, लक्ष्य है, राज्य को प्राप्त करना है कि महिला पुरुष को पर्याप्त आजीविका के साधन उपलब्ध हो, समान कार्य के लिए उनको समान वेतन मिले, ऐसा प्रयास करेगा। ठीक है। धन का केंद्रीकरण ना हो, कोई इंसान इतना अमीर ना हो जाए कि वो दूसरे इंसान को ही खरीद सके, और कोई इंसान अपनी आजीविका या अपना जीवन संचालन के लिए इतना मजबूर ना हो जाए कि खुद को उसको बेचने पे मजबूर होना पड़े। तो ये विषमता को भी कम करने का प्रयास राज्य करेगा। अब प्रयास कैसे करेगा, नीति बना के करेगा। अब नीति कैसे बनाएगा, तो लोगों के सहयोग से चर्चा करके विमर्श करके बनाएंगे, है ना। ठीक है। कल्याणकारी राज्य क्या नीति निषेध तत्व में उल्लेख है अनुच्छेद 38 में। देखिए, आप मूल अधिकार के बारे में जानते हैं कि मूल अधिकार आपको संविधान के भाग 3 में मिला हुआ है। अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक। और याद रखेंगे, मूल अधिकार गारंटीड है, प्रत्याभूत है संविधान से। ये प्रत्याभूत है, इसको छीना नहीं जा सकता, प्रत्याभूत है। इसको कम करने के लिए कोई भी विधि नहीं बनाई जा सकती। इसका उल्लेख है अनुच्छेद 13(2) में। क्योंकि ये मूल अधिकार वैसे अधिकार हैं जो किसी भी व्यक्ति के भौतिक, भौतिक मतलब सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक को भौतिक क्षेत्र कहते हैं, इसमें विकास करने के लिए, आध्यात्मिक विकास के लिए भी आपको धार्मिक स्वतंत्रता भी दी गई है। आपके धर्म को मानने की, धर्म का प्रचार करने की भी आपको स्वतंत्रता है। और ये स्वतंत्रता को आपसे कोई राज्य नहीं छीन सकता, व्यक्ति भी नहीं छीन सकते, राज्य भी नहीं छीन सकता। क्योंकि आर्टिकल 13 क्लॉज 2 में इस बात का उल्लेख है कि राज्य कोई भी ऐसी विधि नहीं बनाएगा जो इसका मूल अधिकार का अल्पीकरण हो। और अगर ऐसा विधि बनाता है तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। और एक और अनुच्छेद है, ये भी अनुच्छेद 32, इसके माध्यम से आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। यह है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडीज या रिमेडीज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स। तो मूल अधिकार के बारे में इतना तथ्य आप याद रखेंगे। उद्देशिका, उद्देशिका के लिए कोई डेडिकेटेड आर्टिकल नहीं है, ठीक है, लेकिन फिर भी उद्देशिका में संविधान के लक्ष्य का उल्लेख है। संविधान की भावना को पूरा एक पेज में लिखा गया है। अगर संविधान का दर्शन को आपको जानना है तो आप उद्देशिका का सहारा लेंगे। तो ये संविधान का दर्शन है, संविधान का मार्गदर्शक है। अगर किसी अनुच्छेद की व्याख्या करनी हो या व्याख्या में अस्पष्टता हो तो हम प्रियम्बल का सहारा लेते हैं। इसको संविधान की आत्मा भी कहते हैं। इसको नेहरू जी ने संविधान की आत्मा कहा है, ठीक है ना। लेकिन आर्टिकल 32 को डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने आत्मा कहा है, क्योंकि आर्टिकल 32 बाकी सब मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। आर्टिकल 32 नहीं होगा तो बाकी मौलिक अधिकार पंगु हो जाएंगे, अपंग हो जाएंगे। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान बोलकर आर्टिकल 32 संवैधानिक उपचारों के अधिकार को डॉक्टर अम्बेडकर ने आत्मा कहा है, लेकिन उद्देशिका को नेहरू ने आत्मा कहा है। ठीक है। अब उद्देशिका को याद रखेंगे, इसके लिए कोई डेडिकेटेड आर्टिकल नहीं है, लेकिन इसमें जो उद्देश्य दिया हुआ है उसको शासन ये कोशिश करेगा राज्य की नीति निर्देशक तत्व को फॉलो करते हुए उद्देशिका की लक्ष्य की प्राप्ति का प्रयास करेगा। और उद्देशिका संविधान का अंग है। इसको भी एग्जाम में पूछा जाता है कि उद्देशिका संविधान का अंग है कि नहीं, इसमें संशोधन किया जा सकता है नहीं, कैसा संशोधन किया जा सकता है। तो इसमें संशोधन किया जा सकता है, लेकिन इसमें जो मूल ढांचे से संबंधित बात है उसमें संशोधन नहीं किया जा सकता। अब इसको मूल ढांचा, इसको संविधान का अंग कब माना गया? केशवानंद भारतीवाद 1973 में के माध्यम से इसको संविधान का अंग माना गया। ठीक है।
क्योंकि ये संविधान की पूरी भावना को, पूरी दर्शन को बताता है। तो ये संविधान से, ये संविधान में इम्प्लिसिट है, अंतर्निहित है। इसके लिए अलग से आर्टिकल देने की जरूरत नहीं समझा सुप्रीम कोर्ट, और उसको बोल दिया कि ये संविधान में अंतर्निहित है, इसलिए संविधान का अभिन्न अंग है, अविभाज्य अंग है। ठीक है। 7वीं अनुसूची में हम भारत को जानते हैं कि भारत में एक संघ सरकार है, दूसरा हम लोग जिसको प्रांत सरकार है, जिसको राज्य सरकार कहते हैं। इसमें इनकी कार्यात्मक विभाजन है, इसमें डिवीजन ऑफ पावर्स है। तो किस विषय में ये लोग कार्य करेंगे, इसका उल्लेख 7वीं अनुसूची में है। ठीक है। ये चारों फैक्ट आप याद रखेंगे। जन कल्याणकारी राज्य बनाना शासन की जिम्मेदारी है, और शासन की जिम्मेदारी और नैतिक कर्तव्य का उल्लेख राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों में है, इसलिए इसका आंसर ए होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत के संविधान के भाग 4 किससे संबंधित है भैया? डीपीएसपी से संबंधित है। ठीक है ना, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी से संबंधित है। में अंतर्विष्ट प्रावधानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? वे न्यायालयों द्वारा प्रवर्तनीय होंगे, दे आर इनफोर्सिएबल बाय द कोर्ट्स, वे किसी भी न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं होंगे, इस भाग में अधिसूचित सिद्धांत राज्य द्वारा कानून बनाने को प्रभावित करेंगे। अच्छा, ये तीसरा है, ये 1 2 और ये 3। तो हमने आपसे अभी कुछ देर पहले कहा था कि डीपीएसपी राज्य की क्या है? मोरल ड्यूटी है, नैतिक कर्तव्य है। अब नैतिक कर्तव्य है, इसलिए ये बाध्यकारी नहीं है। तो बाध्यकारी नहीं है, तो अब सवाल ये उठता है, फिर वो काम करेगा क्यों? शासन काम क्यों करेगा फिर? बाध्यकारी नहीं है तो शासन पे? जन दबाव के कारण। भाई उनको 5 साल बाद फिर से जवाब देना है ना, वो काम तो करना ही पड़ेगा। अगर शासन में बने रहना है तो काम करना पड़ेगा, और शासन के अनुरूप काम कर, संविधान के अनुरूप काम करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे संविधान की सर्वोच्चता है। संविधान में जो लक्ष्य निर्धारित कर दिया गया है, उद्देश्य में जो लक्ष्य लिखे गए हैं, उसी के अनुरूप आपको काम करना पड़ेगा। ठीक है। डीपीएसपी याद रखेंगे, उसको मार्गदर्शन प्रदान करती है, प्रतिबंधित नहीं करती। ये भी सवाल पूछा जाता है, क्या डीपीएसपी राज्य को या सरकार को, शासन को काम करने के लिए प्रतिबंधित करती है? नहीं, प्रतिबंधित नहीं करती, डायरेक्शन देती है। ठीक है ना, रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाती, डायरेक्शन देती है। तो ये राज्य का नैतिक कर्तव्य है, जो बाध्यकारी नहीं है। बाध्यकारी नहीं है मतलब न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय होंगे क्या? ये न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं होंगे, तो ये वाला कथन सही हो जाएगा। दूसरा, वे किसी भी न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं होंगे। इस भाग में अधिसूचित सिद्धांत राज्य द्वारा कानून बनाने को प्रभावित करेंगे। द प्रिंसिपल्स कंटेन्ड इन दिस पार्ट विल इन्फ्लुएंस लॉ मेकिंग बाय द स्टेट। निश्चित तौर पर करेंगे, इसका नाम ही है राज्य की नीति के निर्देशक तत्व। अब वहां पे खाली नीति लिखा हुआ है, लेकिन इस राज्य में, अब इसमें राज्य की परिभाषा भी दी गई है। अनुच्छेद 36 में क्या दिया हुआ है? राज्य की परिभाषा। अब इसमें लिखा गया है कि इस राज्य की परिभाषा वही होगी जो अनुच्छेद 12 का होगा। तो अनुच्छेद 12 के अंतर्गत राज्य में क्या क्या शामिल होते हैं, देखिए। संसद और संघ सरकार, बहुत ध्यान से याद रखेंगे इस बात को, है ना। दूसरा, विधानमंडल, राज्य विधानमंडल और राज्य सरकार। तीसरा, सरकार के अंतर्गत स्थानीय प्राधिकारी। और भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर या सरकार के नियंत्रण में कहीं भी स्थापित संस्था।
राज्य के नियंत्रण में संस्था, जिसको लोक कर्तव्य के लिए अधिसूचित किया गया है। अब लोक कर्तव्य क्या है? तो जिसको सरकार से सीधा आप समझ सकते हैं, जिसको निधि मिलती हो, पैसा मिलता हो काम करने के लिए, वो लोक कर्तव्य का परिवहन निर्वहन करेगा। ठीक है। तो ये राज्य की परिभाषा में शामिल है। इस राज्य की परिभाषा में एक बात बहुत ध्यान से याद रखेंगे, न्यायपालिका शामिल नहीं है। क्योंकि राज्य अगर अपने नैतिक कर्तव्य को नहीं निभाता या आपके मूल अधिकार को हनन करता है, मूल अधिकारों की बात, मूल अधिकारों का अगर हनन करता है तो आप किसके पास जाएंगे? कोर्ट के पास, न्यायपालिका के पास। तो न्यायपालिका एज ए एम्पायर काम करती है। आप पक्ष या विपक्ष में रहेंगे, सरकार पक्ष या विपक्ष में रहेंगे, आप पक्ष तो सरकार विपक्ष। तो दोनों के विवादों का समाधान करने के लिए न्यायपालिका है, वो पक्ष नहीं बन सकता। इसलिए इस राज्य के डेफिनेशन में न्यायपालिका शामिल नहीं है। ठीक है। फिलहाल इस सवाल का जवाब दो और तीन सही है इसमें से। डीपीएसपी की मूल भावना को याद रखेंगे, ये राज्य का नैतिक कर्तव्य है ना, राज्य पर बाध्यकारी नहीं भाई। इसी मूल बात को आप याद रखेंगे तो बाकी बहुत सारे सवाल आपके ऐसे ही हल हो जाएंगे। भारत में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथककरण किससे व्यादेशित है? सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव इज डायरेक्टेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग? लोक सेवा के संदर्भ में न्यायपालिका कार्यपालिका से पृथककरण डायरेक्ट अनुच्छेद 50 में लिखा हुआ है, और आप जानते हैं कि 36 से लेकर 51 तक डीपीएसपी का हिस्सा है। इसलिए ये राज्य की नीति का निदेशक तत्व के द्वारा इसको व्यादेशित किया गया है। उद्देशिका में ऐसी बात नहीं लिखी गई है। उद्देशिका एक पेज का आप पढ़ लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसमें जितने भी शब्द दिए हुए हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उद्देशिका की क्लास हमने इसके पहले लेक्चर में फर्स्ट डे किया था, तो वो भी आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। आप देख लेंगे, 15 मिनट लगेगा मैक्सिमम आपको। भारत के संविधान के संदर्भ में राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। संविधान के संदर्भ में राज्य की नीति निषेध तत्वों के बारे में, ठीक है, ये विधायिका के कृत्यों पर प्रतिबंध करते हैं, ये कार्यपालिका के कृत्यों पर प्रतिबंध करते हैं। अभी कुछ देर पहले हमने देखा था कि ये राज्य को मार्गदर्शन प्रदान करते हैं, प्रतिबंधित नहीं करते। प्रतिबंध शब्द गलत है दोनों जगह। ना तो ये कार्यपालिका को प्रतिबंध करते हैं, प्रतिबंधित करते हैं, और ना ही ये विधायिका को प्रतिबंधित करते हैं। ये नीति निर्देशक जो तत्व है, ये संविधान की भावना के अनुरूप भारत को लोक कल्याणकारी राज्य बनाने के लिए की दिशा में कार्य करते हैं, और ऐसी नीति बनाते हैं कि सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय स्थापित हो। ठीक है। तो प्रतिबंधित नहीं करते, तो इसमें से दोनों कथन गलत है। मेरे ख्याल से इसमें क्या सही है ये पूछा होगा। क्या सही है? तो ना तो एक सही है ना ही दो। ठीक है। संविधान के 42वें संशोधन द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत राज्य की नीति के निर्देशक तत्व में जोड़ा गया था? अब 42वां संविधान संशोधन, ये अब फैक्ट आ गया। कौन सा सिद्धांत जोड़ा गया? पुरुष और स्त्रियों के लिए समान समान कार्य का समान वेतन, ये नहीं जोड़ा गया था। ये भी याद रखेंगे। राज्य के लिए कुछ अनुसरणीय तत्व हैं, उसमें ये दिया गया है अनुच्छेद 39 में, है ना। उद्योगों के प्रबंध में कामगारों की सहभागिता, काम शिक्षा और सार्वजनिक सहायता पाने का अधिकार, और चौथा है श्रमिकों के लिए निर्वाह योग्य वेतन और मानवीय कार्यदशाएं। तो काम शिक्षा और सार्वजनिक लोक सहायता पाने का अधिकार, ये अनुच्छेद 41 में लिखा हुआ है। राज्य का यह कर्तव्य होगा कि ये आपको कुछ दशा में, आपके बुढ़ापा में, आप अगर
जितनी जन कल्याणकारी योजनाएं चलती हैं, कोई विधवा पेंशन मिलता है, वृद्धावस्था पेंशन योजना मिलता है, बेरोजगारी भत्ता मिलता है, वो सब राज्य का कर्तव्य है अपनी क्षमता के हिसाब से, अपनी आर्थिक क्षमता के हिसाब से राज्य लोक सहायता प्रदान करता है। आप फिर से लोक सहायता पाने के लिए आप नहीं बोलेंगे कि हमें इतनी लोक सहायता दी जाए। आप मांग जरूर कर सकते हैं, लेकिन उसको बाध्य नहीं कर सकती है। मानना नहीं मानना राज्य की क्षमता पर निर्भर करेगा। श्रमिकों के लिए निर्वाह योग्य वेतन और मानवीय कार्य दशाएं, ये अनुच्छेद 42 में लिखा हुआ है। उद्योगों के प्रबंध में कामगारों की सहभागिता, इसको जोड़ा गया था 42वां संविधान संशोधन में, क्योंकि इस समय की जो सरकार थी वो शासन को ज्यादा समाजवादी दिखाना चाहती थी, और समाजवादी उस समय समाजवाद का प्रचलन भी था। और वैश्विक स्तर पर यूएसएसआर का काफी प्रभाव था, और उसकी पॉलिसी को अपनाने के क्रम में और उसकी उसके पदक्रम में चलने के लिए भी सब लोग आगे आ रहे थे। तो उसी क्रम में उद्योगों के प्रबंध में कामगारों की सहभागिता को जोड़ा गया था। ठीक है, ये इसको जोड़ा गया था अनुच्छेद 43 क में। चल, भारत के संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदर्श किसमें प्रतिष्ठापित है? ये भी बताया कि भारत को कल्याणकारी राज्य बनाना राज्य की नैतिक जिम्मेदारी है, तो ये नीति निर्देशक तत्व में दिया गया है। राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये तत्व देश के आर्थिक सामाजिक लोकतंत्र की व्याख्या करते हैं। इन तत्वों में अंतर्विष्ट उपबंध किसी न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है। तो ये आप जानते हैं कि इसके तहत जो उपबंध है ये न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है, ये बात बिल्कुल करेक्ट है। ये तत्व देश के सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की व्याख्या भी करते हैं, ये बात भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 और 2 दोनों। भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का उल्लेख कहाँ है? तो ये जानते हैं, इसको शायद रिपीट हो गया क्वेश्चन। राज्य की नीति से तत्व। तो ये क्लास यहीं समाप्त होता है, लेकिन ये नीति निर्देशक तत्वों के अवधारणात्मक सवाल को यहाँ पे आपसे चर्चा करने की कोशिश की गई। नीति निर्देशक तत्व में जितने भी आर्टिकल हैं ये 1-2 पेज का है, आपको निश्चित तौर पे ये याद हो जाएगा, एक बार उसको देख लीजिएगा। वैसा डायरेक्ट भी सवाल पूछा जाता है कि इस आर्टिकल में क्या है ना। आर्टिकल 36 से स्टार्ट होता है, 37 में ही ये बताया गया है कि डीपीएसपी बाध्यकारी नहीं है। उसके नेचर को बताया गया है, डीपीएसपी का नेचर कैसा है, बाध्यकारी नहीं है, राज्य का नैतिक कर्तव्य है। राज्य सामाजिक आर्थिक न्याय स्थापित करने का प्रयास करेगा। अब 38 में बताया गया है राज्य लोक कल्याण के लिए, लोक कल्याण में वृद्धि के लिए कार्य करेगा, ऐसी सामाजिक व्यवस्था बनाएगा जिससे सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय सुनिश्चित हो सके। 39 में कुछ अनुसरणीय तत्व दिए। फाइनल टेस्ट सीरीज में 12 जो टॉपिक कर रहे हैं वो हम लोग आज से 2-3 दिन में ख़त्म कर देंगे। इसको आप जल्दी से देख लीजिएगा। आप इसको ज़रूरी नहीं कि बहुत टाइम दे के देखें, आप कभी भी खाना खाते समय या कभी भी आराम करते समय इस चीज़ों को देख सकते हैं। और अगर इससे आपको थोड़ा बहुत इंसाइट मिले, थोड़ा बहुत इनपुट मिले, तो वीडियो को लाइक करिएगा और बताइएगा कमेंट करके, क्योंकि सुझाव देंगे उसी से मुझे मार्गदर्शन मिलेगा। शुक्रिया।